Good morning, everybody. In the 12th class section, the unit of the electrochemistry, today we have to discuss about the effect of dilution on the conductivity and conductance. कि चालकता और चालक पर ये तनुता का क्या प्रभाव होता है। विलयन की तनुता को बढ़ाने घटाने से इन चालकता पर और उसकी चालकता जो है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो देखिए, इसके लिए एक एग्जांपल है। जैसा आपको मालूम है कि इन द सॉल्यूशन, जैसे हम ये एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं कि NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, और जब इसको आपने सॉल्यूशन में लिया है तो ये Na+ एक्वस और Cl- एक्वस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जलयोजित सोडियम और जलयोजित क्लोराइड आयन। तो आयन जो है वो विलयन के अंदर विलायक, हमारा ये सॉल्वेंट H2O है, ये हमारा सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट सॉल्यूट का आयनीकरण करता है, आयनाइजेशन करता है, डिसोसिएशन करता है। तो ये जो डिसोसिएशन है ये इस सॉल्यूशन के अंदर आयन की वजह से है। अब सवाल उठता है कि ये जो आयनाइजेशन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम किस तरह से विलयन के अंदर स्टडी करें। तो विलयन में इसकी जो स्टडी है वो इस तरह से की जाएगी कि यहाँ विलयन के अंदर आयन जो है वो मुक्त होते हैं, और विलयन की जब तनुता बढ़ाई जाती है, हमारे पास में जो मेजरमेंट कंडक्टिविटी का है वो λm और आपके λe है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। तो हमने मोलर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन तो फिक्स कर ली, लेकिन उसके साथ हमने क्या किया कि उसमें हमने ये डाइल्यूशन को इंक्रीज किया है। तो डाइल्यूशन अगर इंक्रीज करते हैं तो आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। तो पहला इफेक्ट तो ये हुआ कि ऑन इंक्रीजिंग ऑफ द डाइल्यूशन वी गेट मोर आयन, ठीक है। आयनों की मात्रा बढ़ जाएगी। आयनों की मात्रा क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो हमने सॉल्यूशन में ये जो सॉल्वेंट का रेशियो इसको इंक्रीज किया है, और इसके इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट हुआ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा NaCl जो है ना वो आयनों में विभक्त हो जाएंगे, आयनाइजेशन हो जाएगा। तो मोर आयन्स जो हैं वो हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। तो विलयन में आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब जब ये वृद्धि हो जाएगी तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा? इसका इफेक्ट ये होता है कि ये जो हमारी λm या जो λe है ये इंक्रीज हो जाएगी। अब ये बढ़ गई तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ कि डाइल्यूशन के इंक्रीज करने से सॉल्यूशन की मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ये इसका मीनिंग निकलता है। तो डाइल्यूशन से जो है वो कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई। अब बात आती है कि चालकता। तो कहेंगे जो जब ये इंक्रीज हो जाता है तो हमारा जो कंडक्टेंस है ये जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इसके इनवर्स में है। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ये इफेक्ट हुआ डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पर, तनुता को बढ़ाने पर। तो चालकताओं के जो में कमी होती है चालकता में, क्योंकि चालकता जो होता है वो हमारा लैम्डा जो m है ये इज इक्वल टू जो है वो kV, के हमारा जो है ना वो चालकता हो गया, और ये λm कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी हो गई, एंड B इज द डाइल्यूशन वॉल्यूम, और B जो है ना वो इसके इनवर्स होता है, किसके? कंसंट्रेशन के। तो हम इसको K/CV लिख सकते हैं,
कंसंट्रेशन के इनवर्स में होता है। तो ये आयनों की संख्या पे निर्भर करता है। तो आयनों की संख्या में वृद्धि करने से हमारे जो चालकता है ये तो इंक्रीज होती है, लेकिन विलयन के चालकता जो है वो डिक्रीज होता है। तो K1/C, अब हम ये जब डिक्रीज हुआ तो इसका रेशियो ये हो गया कि लैम्डा m जो है वो K/V में हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है ना ये दो चीज है, तो लैम्डा m को हम यहाँ पे K और V से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो चालकता है वो वास्तव में उसके इनवर्स में है। ठीक है, तो चालकता के मान में कमी आने लगेगी। तो चालकता जो है वो सांद्रता C के तो प्रोपोर्शनल हो गया और डाइल्यूशन के ये इनवर्स हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब हम ये बात करते हैं कि तनुता को बढ़ाते बढ़ाते हमारे एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि लैम्डा m को ऑन इंक्रीजिंग ऑफ द डाइल्यूशन, आपने अगर डाइल्यूशन को इंक्रीज किया है, ठीक है, तो इंक्रीज करते करते एक स्थिति आपकी ये बन जाएगी कि लैम्डा m इनफिनाइट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है ये अब इंक्रीज हो गई। कब? इनफिनाइट डाइल्यूशन पर। तो अब हम ये जो हमारे दोनों टर्म्स हैं लैम्डा ई और लैम्डा m, इन दोनों को आप एट द इनफिनाइट डाइल्यूशन पर ही पढ़ेंगे। तो इनफिनाइट डाइल्यूशन पर लैम्डा ई और लैम्डा m दोनों ही जो है वो इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। तो ये मोलर कंडक्टिविटी इनफिनाइट डाइल्यूशन पर। अब हम कंडक्टिविटीज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, अर्थात इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है उसके बारे में अब अध्ययन करते हैं। ये आपके नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडक्टिविटी का इलेक्ट्रोलाइट पर इफेक्ट सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो पहला इफेक्ट जो हमारा ये वीक वाला है, स्ट्रॉन्ग और वीक। आपने देखा ना कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है ये दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे कि एसिड में लेते हैं तो ये CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया। बेस में अगर आप लेना चाहते हैं तो NH4OH हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वीक एसिड और वीक बेस ये इलेक्ट्रोलाइट हैं, ठीक है, दुर्बल। और इन दोनों का मिक्सचर अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास में ये CH3COONH4, ठीक है, ये साल्ट हो गया, ये बेस हो गया और ये हो गया आपका एसिड। तो एसिड, बेस और साल्ट ये सभी जो है ना वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल आपके सामने हैं। अब बात आती है कि इनकी जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, वैसे तो हम ये कहते हैं कि जो हमारी इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो हमेशा लेस होती है। तो लेस कंडक्टिविटी हमारे इन इलेक्ट्रोलाइट की होगी। कारण क्या है? क्योंकि आयनों की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है, लो कंसंट्रेशन ऑफ द आयन, ठीक है, लो कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें आयनों की संख्या कम होती है। आयनों की संख्या कम होगी तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। क्यों? कि कंडक्टिविटी जो है वो आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो सामान्य सांद्रता पर इनकी लैम्डा m का मान बहुत कम होता है और तनुता बढ़ाने पर ये तेजी से बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इफेक्ट ये हुआ कि इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन, इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ये इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस रैपिडली इंक्रीजेस, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है ये लैम्डा m, इनका जो मान है वो डाइल्यूशन के इंक्रीज करने पर रैपिडली इंक्रीजमेंट होता है। किसका? कंडक्टिविटी का।
ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की एक पहचान भी है। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हो गए। अब आ जाते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में प्रबल विद्युत अपघटय, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग के बारे में करेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें जो साल्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में HCl एसिड हो गया, NaOH जो है ना ये बेस हो गया, और NaCl जो है ना वो साल्ट हो गया। तो ये एसिड, बेस और ये साल्ट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। और ये स्ट्रॉन्ग क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी एक जो आप क्या नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है उसमें भी इनके सॉल्यूशन के अंदर जो है ना वो आयनिक कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी होती है। और अधिक होने के कारण क्या है कि इनमें आयनों की संख्या ज़्यादा होगी। जब आयनों की संख्या ज़्यादा होगी तो इनका लैम्डा m अधिक होगा, ये इनका मतलब हो गया। तो लैम्डा m जो है ना वो मैक्सिमम, हम किसकी कंपैरिजन कर रहे हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो एट द नॉर्मल कंसंट्रेशन, ठीक है, नॉर्मल कंसंट्रेशन पर लैम्डा m का मान मैक्सिमम होता है। कब होगा? जब इलेक्ट्रोलाइट किस प्रकार के होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। सामान्य सांद्रता पर लैम्डा m जो हमारा इसका अधिक हो गया। अब बात आती है कि तनुता के बढ़ाने पर, अगर हम यहाँ पर डाइल्यूशन को इंक्रीज करें, ठीक है, डाइल्यूशन जो है इन सॉल्यूशन की अगर इंक्रीज की जाए तो इनके ऊपर डाइल्यूशन के इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। नो इफेक्ट ऑन लैम्डा m आइदर द लैम्डा e। तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन के इंक्रीज करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सामान्य सांद्रता पर पहले ही उनका लगभग पूर्ण आयनीकरण हो चुका है। इसलिए आयनों की संख्या पहले से ही बहुत ज़्यादा है। तो अब अगर आप डाइल्यूट करेंगे तो फिर क्योंकि साल्ट तो हमारा कंप्लीटली आयनाइज हो ही गया, तो डाइल्यूशन के इंक्रीज करने पर अब इसमें किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो तनुता पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर चेंजेस भी होता है तो दैट इज नॉट द रिमार्केबल, इट मींस द इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड द इफेक्ट ऑफ कंडक्टिविटी ऑन सच इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ इन सब सॉल्यूशन की, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के, डिफरेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की स्टडी सबसे पहले करी थी कोलराउश ने। तो कोलराउश जो है ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने इन वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो है वो स्टडी करी थी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, अलग अलग तरह के वीक इलेक्ट्रोलाइट और उनकी स्पेशली उनका जो लैम्डा m और एक आपका लैम्डा m एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से जो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो भी नॉर्मल और इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर। तो ऐसे सॉल्यूशन का कोलराउश जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टडी की। तो स्टडी करके उन्होंने एक जनरलाइजेशन किया, एक सामान्य जो है वो आपके जनरल इक्वेशन फ्रेम की एक सामान्य समीकरण बनाई। तो इसको हम कोलराउश समीकरण के नाम से भी जानते हैं। ये समीकरण उन्होंने जो कोलराउश ने दी थी वो लगभग इस तरह से है कि लैम्डा c इज इक्वल टू लैम्डा एट द इन्फिनाइट माइनस b एंड द अंडर रूट ऑफ c। तो अंडर रूट c क्या है? ये हमारा कंडक्टिविटी का स्क्वायर रूट हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ द कंडक्टिविटी, ये b जो है वो कॉफिशिएंट है, अलग अलग सॉल्यूशन के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होगा। और ये इन्फिनाइट पे है और ये हमारी से कंडक्टिविटी एट द नॉर्मल कंडीशन। तो ये उन्होंने एक इक्वेशन बनाई। लेकिन अलग अलग सॉल्यूशन पर अगर इस इक्वेशन को हम फॉलो अप करते हैं
अगर इसके स्टडी करते हैं तो रिजल्ट जो है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमें नहीं मिलते हैं। अर्थात ये समीकरण जो है वो प्रायोगिक सत्यापित नहीं हुई, मतलब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं किया जा सका। तो उसके बाद में एक अगले साइंटिस्ट ये कहलाते हैं आपके ऑसेंगर। तो ऑसेंगर ने इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। तो ये ऑसेंगर्स ये एक साइंटिस्ट है। तो इनके द्वारा जो है इस इक्वेशन में क्या चेंजेस किया गया, उन्होंने ये बताया कि लैम्डा जो सी है वो इन्फिनाइट डायल्यूशन पर, और यहाँ उन्होंने कुछ एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू ली है 82.48 अपॉन dt का ये हाफ n और प्लस 8.20 इंटू 10 अपॉन dt ये आपके 3/2, और फिर इसको उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है लैम्डा इन्फिनिटी से। ठीक है, ये एक पूरा समीकरण बन गया इक्वेशन, और ये अंडर रूट सी ये हमारे कंडक्टिविटी का स्क्वायर रूट। तो ये ऑसेंगर के द्वारा, ये कोलरॉक्स के द्वारा इक्वेशन दी थी। तो इसमें उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया, कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू कांस्टेंट लेकर के, और यहाँ उनकी सॉल्यूशन की स्टडी की, और उसने फिर जो है इस कंडक्टिविटी का रिलेशन इसमें पता किया। ठीक है, यहाँ पे जो ये नीटा है ये विस्कोसिटी कहलाती है, ये नीटा हाफ एन, ये हमने लिखा ना ये नीटा, ये तो एन इजिकल टू, ये इसको नीटा में बोलते हैं। तो नीटा जो है वो एक विस्कोसिटी कहलाती है, और T इज द टेम्परेचर, दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 केल्विन। ठीक है, और अब उन्होंने बताया कि अगर यदि 8.248 और dt जो हाफ एन है ये A और ये B हो, अब इनको उन्होंने कांस्टेंट बता दिया कि इस पूरे को उन्होंने जो है ना वो A से डिनोट कर दिया, और इस पूरे को उन्होंने B से डिनोट कर दिया। तो इक्वेशन थोड़ी सी आपके सॉल्व हो जाएगी। अब हम इसको लैम्डा इन्फिनिटी माइनस A और प्लस B, ठीक है, ये लैम्डा इन्फिनिटी और अंडर रूट सी, तो इसको A से डिनोट करा, इसको B से डिनोट करा, तो इक्वेशन थोड़ी और इजी हो गई। तो ये एक रिलेशन जो है वो ऑसेंगर के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। लेकिन ये जो सभी इक्वेशंस हैं, इनका एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन है वो बहुत ही कम हो पाया। यहाँ तो हमें बिल्कुल रिजल्ट अकॉर्डिंगली मिले ही नहीं, यहाँ कुछ रिजल्ट मिले, लेकिन ये रिजल्ट भी जो हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनके लिए ये पूरी तरह से उसमें जो फॉलोअप नहीं होते हैं। तो इनका एक क्या है कि अर्थमेटिकल या थ्योरेटिकल वैल्यू तो इनकी है, लेकिन इनकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो हमारे लिए लगभग अनसक्सेस होती है। तो ये इसके बारे में। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन इन्होंने बनाई, तो इनमें क्या क्या उन्होंने ये कोलरॉक्स ने और ऑसेंगर ने जो कंक्लूजन निकाले वो क्या क्या थे। सबसे पहला तो ये कि अगर हम नंबर 1 लैम्डा सी और लैम्डा ये सॉरी अंडर रूट 1/c अंडर रूट सी वर्गमूल, ये इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ लेते हैं हम, ठीक है, तो हमारे को ये स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो एक तरफ लैम्डा सी लिख दीजिए, एक अंडर रूट सी कर दीजिए, तो इनके बीच में स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है वो हमको मिलता है। ये निष्कर्ष इसने निकाला। दूसरा ये कि निश्चित ताप पर, निश्चित अनुताप पर लैम्डा का मान जो होता है वो निश्चित होता है। और उन्होंने ये दूसरा एक रिलेशन निकाला कि एल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। और अगर उभयनिष्ठ आयन वाले अगर विद्युत अपघट्य हों तो लैम्डा जो इन्फिनाइट है उसका जो डिफरेंस है वो 34.83 होता है, जैसे कि KCl और LiCl। तो उभयनिष्ठ धनायन लैम्डा m का अंतर 4.9 है। अगर हम उभयनिष्ठ में जैसे कह लें, ये नंबर तीसरा कंक्लूजन कि LiCl और LiNO3। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो धनायन है अर्थात Li प्लस
यहाँ पे भी Li प्लस है, दोनों में आएगा, लेकिन इनका जो डिफरेंस है लैम्डा सी का वो 4.9 रह जाता है। और शून्य सांद्रता पर C टेंड टू द जीरो, ये हमारा फोर्थ कंक्लूजन, C एट द इन्फिनाइट, तो तब हम ये जीरो हो जाएगा और लैम्डा एम इन्फिनाइट इज इक्वल टू लैम्डा सी जो है वो इन्फिनाइट। ठीक है, ये इस प्रकार से इफेक्ट